नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, पर बेहद संजीदा विषय के साथ। एक समाचार पढ़ा मैंने अभी 2 दिन पहले कि एक जो है एक बेटी का, एक छोटी लड़की का, बहुत छोटी, चलो 16-17 साल की बिटिया थी, उसका शोषण हुआ था और जो अपराधी था उसको जेल में डाला गया और उसके कुछ दिन बाद उसे ज़मानत पे छोड़ दिया गया। और वो अपराधी सीधे पहले पीड़िता के घर गया और वहाँ जाकर उसने पहले उसे धमकाया कि वो केस वापस ले ले। जब उसके परिवार और उन लोगों ने मना किया तो उसने उस लड़की को वहीं मार डाला और उसके घर में आग लगा दी। तो ये मेरा विषय ये है कि ये कैसा अंधा कानून है, ये कैसी जमानत है जिसमें स्त्री की अस्मिता दांव पर लगी हुई है। तो मेरे पास दोस्तों और बाकी जो आम लोग हैं जो इन ज़मानत की चीज़ों को हम लोग नहीं समझते, उनके सवाल हैं। वो सवाल हैं कि क्यों कानून ऐसे खतरनाक अपराधियों को ज़मानत देने पर मजबूर हो जाता है, जो पीड़िता के लिए खतरा है। ज़मानत का कानून क्या कहता है? क्या खतरनाक अपराधियों के लिए अलग से प्रावधान नहीं है? क्या यौन शोषण के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं? इस प्रकार के कानून कौन बनाता है? इसमें पुलिस, सरकार की क्या भूमिका है और समाज की भी? क्या ऐसे खतरनाक अपराधियों की ज़मानत के बाद निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है? क्या यौन अपराधों में आप आरोपियों की ज़मानत पर निर्णय लेते समय मनोवैज्ञानिक खतरे, प्रतिशोध की संभावना और पीड़ित परिवार की सुरक्षा को गंभीरता से परखा जाता है? तो इन सवालों के लिए मैंने वरिष्ठ न्यायविद दिनेश नायक जी से संपर्क किया और उनसे मैंने इसके कानून के बारे में भी जानकारी ली और ज़मानत क्या होती है और क्यों की जाती है और ऐसा क्यों होता है कि हमको समाज को बुरा लगता है, मतलब हम आम नागरिकों को बुरा लगता है कि एक इतना बड़ा अपराधी ज़मानत पे छोड़ दिया जाता है। तो वे बताते हैं कि यौन शोषण की पीड़ित बच्चियों के लिए जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, पॉस्को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंतर्गत आता है। ये हम पहले भी पॉस्को एक्ट के बारे में उनसे बात कर चुके हैं। ये छोटी बच्चियों के लिए आता है। इसमें ज़मानत आसानी से नहीं दी जाती। कहते तो ये भी है कि इसमें ज़मानत होती ही नहीं है, पर अमूमन जो है बड़े लोग तो ये कर सकते हैं। अदालत ये भी देखती है कि आरोपी बाहर जाकर पीड़िता को या उसके परिवार को परेशान नहीं करे। यदि आरोप प्रभावशाली है या साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है तो उस पर निगरानी रखी जाए या उसे जमानत न दी जाए। ये वो बता रहे हैं कि कानून में ऐसा प्रावधान है और कितना इम्प्लीमेंट होता है ये वो नहीं बता सकते। यदि पीड़िता वयस्क महिला है तो उसके मामले में धारा 370 में बलात्कार, धारा 354 में छेड़छाड़, धारा 506 में धमकी। अंतिम निर्णय से पहले किसी को पूर्ण अपराधी घोषित नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको मजबूरन ज़मानत देनी ही पड़ती है। अभी हाल ही में एक अंग्रेज़ी मूवी आई है, उसमें भी यही होता है। वो ईमानदारी से वो पीड़िता बताती है कि इस तरीके से उसके साथ हुआ और फिर उसके बाद साक्ष्य ना मिलने के अभाव में उसको ज़मानत पे छोड़ दिया गया और उसने उस पर अटैक कर दिया। अपराधों में ज़मानत देना, यौन अपराधों में ज़मानत देना का न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अब ये न्यायालय का विवेक कौन तय करेगा? खुद न्यायालय। कानून तो कहता है अदालत ज़मानत देते समय निम्न पहलुओं पर गौर करती है: पीड़िता की सुरक्षा, आरोपी के द्वारा प्रतिशोध लेने की संभावना, गवाहों को प्रभावित करने का खतरा, आरोपी का आपराधिक इतिहास, समाज पर संभावित प्रभाव। पर ये सब व्यवहार में लागू नहीं होते। मैंने कहा ना, इम्प्लीमेंट में नहीं होता। ये सब कानून की बातें लिखी हुई हैं, इसमें कितना प्रभावित होता है देखें। भारत में मनोवैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन की व्यवस्था भी उतनी विकसित और संस्थान नहीं है जितनी कई विकसित देशों में है। निगरानी के लिए कानून कहता है कि आरोपी पीड़िता से संपर्क नहीं कर सकता, उसके क्षेत्र में नहीं जा सकता, नियमित उसको पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होती है, पासपोर्ट जमा हो जाता है, गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त रखी जाती है और ज़मानत की शर्त तोड़ने पर ज़मानत रद्द हो जाती है। अब ज़मानत की शर्त तोड़ने पर तो आपने उसे मार दिया और फिर ज़मानत रद्द हुई तो क्या फ़ायदा? लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो पा रहा है? भारत में व्यवस्थाएँ अभी लागू हैं? जैसे विदेशों में तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है, कुछ बेल्ट लगा दिया जाता है, लेकिन उसका रेंज नापी जाती है कि वो शहर से बाहर ना जाए। अभी भारत में ये सुविधा नहीं है। उच्च जोखिम वाले यौन अपराधियों की सतत ट्रेनिंग होती है, उनको काउंसलिंग की जाती है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है, और इनका विशेष मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। भारत में अब विक्टिम प्रोटेक्शन और विटनेस प्रोटेक्शन दोनों पर
जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, सबूत देते हैं, उनके प्रोटेक्शन पर, और विटनेस और जो विक्टिम जो होता है जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसके प्रोटेक्शन पर अभी चर्चाएं स्टार्ट हुई हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसीलिए हमेशा ये हो रहा है कि बलात्कार के उसमें कोई साक्षी न होने के कारण वो छूट जाते हैं। ऐसे मामलों में सबसे अधिक पीड़ा किससे होती है? इस बात से होती है कि पीड़िता जो पहले ही से भय और आघात से गुजर रही है, उसे वो सुरक्षा नहीं मिल पाती है, और जिसके समाज और कानून दोनों को देखभाल करनी चाहिए। जमानत का सिद्धांत मानवाधिकारों के लिए रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का अपराध गंभीर हो और उससे पीड़ित या समाज को खतरा हो, तब न्यायालय और जांच एजेंसियों को सतर्कता बरतनी चाहिए। कानून का उद्देश्य केवल आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि पीड़िता को एक सुरक्षा देना भी होता है, उसको, कानून को, समाज को भी विश्वास में रखना होता है। ये घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी न्याय प्रक्रिया में पीड़िता की सुरक्षा को हमेशा उपेक्षा की जाती है। मैं, देखिए, कानून के खिलाफ नहीं जा रही, पर कानून कागज़ पे नहीं होना चाहिए। कानून का इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी न्यायालय को ही देखना होगा, और उसे पुलिस को और समाज को बताना होगा कि इस तरह से पीड़िता की रक्षा की जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये कहूँ कि हमारे कानून में मानवीय संवेदनशीलता की कमी है, यानी कानून संवेदनशील नहीं है। क्या हम ये मान के चलें? क्योंकि संवेदना के बिना तो इतना नाजुक ये विषय है कि जिसमें छोटी बच्चियों के, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनके लिए कोई संवेदना नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो औरत, एक तरफ बरसों का पुराना खून का कर्ज है, दूसरी ओर एक मजलूम औरत का रिश्ता दर्द है। वो औरत मेरी माँ हो सकती है, या पड़ोसन, या कोई दूसरे वतन की अजनबी, पर खून के रिश्ते से बड़ा है ये दर्द मेरे लिए, क्योंकि हर पल कुछ रिश्ता है। इस रिश्ते के लिए सारी ज़िंदगी कालीन बनी रही ये औरत आज भी जिम्मेदारियों के बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं तुम्हारे लिए, पर भूल रहे हो तुम भी, किसी दिन इसी कालीन पर धर दिए जाओगे उपेक्षित पोटली की तरह। तब तक के लिए रिश्ता रहेगा ये दर्द। अभी हाल ही में मुझे एक समाचार से ये भी पता चला कि एक परिवार ने स्वयं अपनी ही पुत्री, या जो भी उसकी बेटी, बहू जो भी थी जिसके साथ ये घटना हुई, उन्होंने उसे ही मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे, और जो आरोपी था वो उन्हें बार बार प्रताड़ित कर रहा था। तो सोचिए कि अब क्या कह रही है ज़िंदगी।